Hello everyone, welcome back to Resolution Study Point. Today we are going to discuss a very important chapter that is amino acid peptides and proteins. ये हमारे बीएससी फाइनल ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। अमीनो एसिड क्या होते हैं। आज का जो टॉपिक होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कस करेंगे अबाउट अमीनो एसिड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अमीनो एसिड? अमीनो एसिड इसके नाम से ही आपको पता चलेगा, एज इट्स नेम सजेस्ट दैट these are the organic compounds which contain an amino group as well as acidic carboxylic group. मीन्स आपके अमीनो एसिड्स ऐसे कंपाउंड होंगे, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिसके अंदर अमीनो ग्रुप भी होगा, साथ में कार्बोक्सिलिक एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। कई बार आपको सल्फोनिक ग्रुप भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जनरल जो स्ट्रक्चर होती है, ये जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं उसको हम क्लासिफाई करते हैं अल्फा, बीटा, गामा। बट यहाँ आज का जो अपना चैप्टर है इसमें सिर्फ हम स्टडी करेंगे अल्फा अमीनो एसिड्स को। अल्फा अमीनो एसिड का मतलब क्या है? अमीनो एसिड का मतलब तो हमें समझ में आया कि ऐसा कंपाउंड जिसमें अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट है और एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, बट दोनों अरे एक दूसरे के अल्फा पोजीशन पर हैं, तो नाम क्या हो जाएगा? अल्फा अमीनो एसिड। देखिए इससे ये आपका अमीनो ग्रुप हो गया, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। अभी जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन क्या हो जाएगी? अल्फा कार्बन, और इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? अल्फा अमीनो एसिड। अब जो आपके अल्फा अमीनो एसिड हैं, जनरली हम बात करते हैं इन अल्फा अमीनो एसिड की, तो ये जनरली आपको मिलेंगे 20 अमीनो एसिड्स, जिसमें से 10 होते हैं असेंशियल और 10 होते हैं नॉन असेंशियल। इन सब की बात हम अपना नेक्स्ट पेज के ऊपर करेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड है, कौन कौन से अमीनो एसिड हैं जो कि आपके एसिडिक होते हैं और कौन से हैं जो आपके एसेंशियल होते हैं और कौन से अमीनो एसिड्स नॉन एसेंशियल्स होते हैं। तो ये हमारा अमीनो एसिड का टॉपिक है, इसको आज हमने स्टार्ट कर लिया है। अमीनो एसिड अमीनो ग्रुप भी है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, ठीक है। अमीनो एसिड जो होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं पेप्टाइड्स के। कहने की बात यह है कि अमीनो एसिड से क्या बनता है? पेप्टाइड, और पेप्टाइड से क्या बनते हैं? प्रोटीन्स। तो प्रोटीन की बिल्डिंग ब्लॉक क्या हो गई? अमीनो एसिड। प्रोटीन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक कौन होंगे? अमीनो एसिड्स। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। तो आपको पता है कि किसी भी कंपाउंड का अगर हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, या तो हम उसको आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं या फिर हम उसका कॉमन सिस्टम में नोमेनक्लेचर करते हैं। तो जनरली जितने भी अमीनो एसिड आपके 20 अमीनो एसिड मैंने आपको बताया, 20 के 20 अमीनो एसिड्स को हमें उनको कॉमन नाम से याद रखना है, और जितने भी कॉमन नेम होंगे अमीनो एसिड के वो सब एंड होते हैं INE के साथ। एंड में आपको क्या मिलेगा? इन, INE। ओके। और इसका जो स्टैंडर्ड एब्रीविएशन होता है अमीनो एसिड का, वो जो भी नाम है, जो भी आपका अमीनो एसिड है उसके नाम के फर्स्ट 3 लेटर्स को लिख देते हैं। जैसे कि देखिए आपका कंपाउंड है ये, अगर इसके एब्रीविएशन नोमेनक्लेचर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 1 2। 2 पोजीशन पे क्या है? अमीनो एसिड, इथेनोइक एसिड। 2 कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा? 2 अमीनो इथेनोइक एसिड। लेकिन कॉमन नेम में हम इसको जानते हैं ग्लाइसिन के नाम से, और इसका एब्रीविएशन हो जाएगा GLY। तो कभी भी आपको GLY दिखाई दे तो इसका मतलब क्या होगा कि अमीनो एसिड आपका कौन सा है? ग्लाइसिन। ऐसे ही जो आपका एलेनाइन है इसका हम बोल देंगे ALA, एला। ओके। वेलाइन के लिए VAL। तो ये एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म होती है इन अमीनो एसिड्स के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। तो स्ट्रक्चर में आपको पता चलेगा कि जो आपका अमीनो एसिड है इसमें अल्फा पोजीशन पर आपका अमीन ग्रुप है, साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे अल्फा अमीनो एसिड्स। ओके, क्या बोलेंगे? अल्फा अमीनो एसिड्स। अब देखिए जो आपके ये अल्फा अमीनो एसिड हैं, इन अल्फा अमीनो एसिड में आपका अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है? एक दूसरे की अल्फा पोजीशन पे लगा हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। अब जो आपके अल्फा अमीनो एसिड हैं ये ज्यूटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? ज्यूटर आयनिक फॉर्म में। ज्यूटर आयनिक फॉर्म का मतलब है कि जो आपका अमीनो एसिड होगा ये एक साथ केटायनिक और एनायनिक दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर आप इसकी केटायनिक फॉर्म भी देखोगे और एनायनिक फॉर्म भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और उसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? ज्यूटराइन स्ट्रक्चर या फिर इंटरनल सोल्ट।
हम इसकी बात करेंगे कि किस टाइप से आपका जो कंपाउंड है वो इंटरज्यूटाइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्या क्या हमारे पास एविडेंसेस हैं जो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि जो आपका कंपाउंड है वो ज्यूटर आयन में एग्जिस्ट करता है। ओके तो हम बात कर रहे थे कि जो आपका अमीनो एसिड होता है ये ज्यूटाइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या फिर इसको इंटरनल सोल्ट भी हम बोल देते हैं। ज्यूटाइन की फॉर्म मतलब कि कैटाइनिक फॉर्म भी है और यहाँ पर एनाइनिक फॉर्म भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या क्या एविडेंसेज हैं। अब देखिए जो आपका अमीनो एसिड है हमने बताया कि ज्यूटाइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये होगा कि जो आपका कंपाउंड है इसमें कैटाइनिक और एनाइनिक स्पेसिस तो है, लेकिन जो आपका अमीनो एसिड होता है ये ना अमीन की प्रॉपर्टी शो करेगा ना ही कार्बोक्सिलिक की प्रॉपर्टी शो करेगा, बल्कि कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि कंपाउंड अपना ज्यूट्राइन में एग्जिस्ट करता है। और ये सब प्रॉपर्टी ही इसके एविडेंस होंगे कि जो आपके अमीनो एसिड होते हैं वो डाइपोलर आयनिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पर आपके पास है ओके तो अमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड की बिल्कुल इनसे डिफरेंट अमीनो एसिड जो है वो नॉन वोलेटाइल क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं, जिसको अगर हाई टेम्परेचर पर हम हीट करते हैं तो डिकम्पोज हो जाएंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताई कि अमीनो एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड से जस्ट अपोजिट जितने भी आपके अमीनो एसिड होंगे वो सब क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल क्रिस्टलिन सॉलिड। हाई टेम्परेचर पर हीट करने से क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज। अमीनो एसिड जो है वो प्रैक्टिकली इंसोल्यूबल होंगे नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, और जो आपके वाटर लाइक जो सॉल्वेंट होते हैं इन सब में सोल्यूबल होते हैं। तो अमीनो एसिड क्या है, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जैसे ईथर बेंजीन में इंसोल्यूबल, और जो पोलर सॉल्वेंट है जैसे कि वाटर है उन सब में क्या है, सोल्यूबल। Their aqueous solution behave like solution of substance having high dipole moment. High dipole moment, डाइपोल मोमेंट क्या होता है भाई, डाइपोल की बात करते हैं जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं तो हम बोलते हैं कि वो डाइपोल बन गया है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो आपके अमीनो एसिड है ये हाई डाइपोल मोमेंट वाले सब्सटेंस की तरह बिहेव भी करते हैं। इनके जो अमीनो एसिड होते हैं इनकी एसिडिटी लो होती है और बेसिसिटी कांस्टेंट भी लो होगा। ओके अगर स्पेक्ट्रोस्कोपिक की बात करें तो यहाँ पर आपको NH2 की वजह से जो बैंड आता है वो भी दिखाई नहीं देगा, और ना कार्बोक्सिलिक एसिड का बैंड आपको दिखाई देगा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। जब आप IR स्पेक्ट्रस का स्टडी करते हो तो ना आपको NH2 का बैंड दिखाई देगा ना आपको कार्बोक्सिलिक का बैंड दिखाई देगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अटैच हैं। बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो जो आपके अमीनो एसिड है उसको हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ अमीन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसको क्लासिफाई किया जाता है अल्फा बीटा गामा पोजीशन में, गामा अमीनो एसिड्स में, लेकिन आपके सिलेबस का पार्ट सिर्फ और सिर्फ क्या है, अल्फा अमीनो एसिड। अब देखिए अल्फा अमीनो एसिड में क्या है कि एक ही कार्बन के ऊपर अटैच है दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप। आप देख सकते हो यहाँ पर जो अमीन ग्रुप है और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है दोनों एक ही कार्बन पर अटैच है, तो कंपाउंड किस टाइप का हो जाएगा, आपका अल्फा अमीनो एसिड टाइप का हो जाएगा। अगर दो कार्बन से दो कार्बन से अटैच है मीन्स ये आपकी अल्फा और ये आपकी क्या हो गई, बीटा, तो इसको बोल देंगे बीटा अमीनो एसिड। ऐसे अगर 3 कार्बन आ गई, ये आपके अल्फा हो गया, ये बीटा होगा और ये गामा होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, गामा अमीनो एसिड। तो अल्फा बीटा गामा हमने किस किस बेस पे क्लासिफिकेशन किया है कि जो आपका अमीन ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक से कितनी दूर है, अल्फा कार्बन पे लगा है कि बीटा कार्बन पे लगा है या फिर गामा कार्बन के ऊपर लगा है। अब देखिए जो हमारे अमीनो एसिड हैं वैसे तो अगर नेचुरली बात की जाए कितने एक्चुअल में है वो तो बहुत सारे ज्यादा नंबर हैं इसके, बट हम यहाँ पर ओनली 20 अमीनो एसिड्स को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, और इन 20 अमीनो एसिड के अंदर सबके सब अमीनो एसिड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अल्फा अमीनो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स डिराइव्ड अमीनो एसिड्स, कि अमीनो एसिड को क्लासिफाई करते हैं हम किस टाइप के प्रोटीन से ड्राइव होते हैं। तो फर्स्ट इसमें आज की कैटेगरी
एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। देखो एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, जो हमारे लिए एसेंशियल है, जो हमारी बॉडी इटसेल्फ सिंथेसाइज नहीं कर सकती, उनको बोलेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड। और ऐसे अमीनो एसिड जिसको अपनी बॉडी इटसेल्फ सिंथेसाइज कर लेती है उसको बोलेंगे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल मीन्स जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर अपने आप बन जाता है। ठीक है, तो ये थे अपने एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन की, और सेकेंड क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू पीएच। पीएच मीन्स आपका जो अमीनो एसिड है ये न्यूट्रल है या फिर एसिडिक है या फिर बेसिक कैरेक्टर का है। तो अगर हम बात करते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड की, तो न्यूट्रल अमीनो एसिड वो होगा जिसमें एक ही एसिडिक ग्रुप होगा और एक ही बेसिक ग्रुप होता है। मीन्स इसके अंदर एक ही एसिडिक ग्रुप होगा और एक ही बेसिक ग्रुप होगा। आप आगे चलकर देखोगे कि कार्बोक्सिलेट आयन बेस एसिडिक बेसिसिटी के लिए, बेसिक नेचर होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जब का अमोनियम ग्रुप है ये एसिडिक के लिए। ये आपको आगे चल के समझ में आएगा, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ इतना पढ़ना है कि न्यूट्रल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड है जिसमें एक ही आपका एसिडिक ग्रुप है और एक ही क्या है, बेसिक ग्रुप है। तो ये देखिए एलानिन इसका एग्जाम्पल है, सेरिन इसका एग्जाम्पल है। फिर हम बात करते हैं एसिडिक अमीनो एसिड की। तो एसिडिक, एसिडिक नाम से पता चलेगा कि एक्स्ट्रा एसिडिक ग्रुप होगा, अमीनो जो बेसिक ग्रुप है उससे ज्यादा क्या होंगे, एसिडिक ग्रुप। तो देखिए आपको यहाँ पर दो एसिडिक ग्रुप दिखाई देंगे, एक और दो, यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल दो। तो जिसके नाम में ही एसिड आता है वो सब क्या है, एसिडिक अमीनो एसिड, जैसे कि स्पार्टिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है, ये सब एग्जाम्पल होंगे एसिडिक अमीनो एसिड के। नेक्स्ट आपके पास आता है बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड जिसके अंदर एक्स्ट्रा बेसिक ग्रुप होगा। एक्स्ट्रा बेसिक ग्रुप का मतलब NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा होगा। जैसे कि आपके पास है ये लाइसिन, लाइसिन में आप देख सकते हो कि दो आपके बेसिक ग्रुप हैं। फिर आपके पास हिस्टिडीन है, हिस्टिडीन में आप देखोगे कि तीन नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, ये बेसिक नेचर का। तो हमने सेकंड क्लासिफिकेशन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल कैरेक्टर के बेस पे पढ़ा। तो न्यूट्रल में क्या था, एक एसिडिक एक बेसिक। बेसिक में क्या है, दो बेसिक और एक एसिडिक। और जो आपका एसिडिक है, एसिडिक में क्या दे रखा है कि आपके पास दो एसिडिक ग्रुप होंगे और एक बेसिक ग्रुप होगा। थर्ड टाइप की जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करती है साइड चेन के ऊपर, कि जो आपके अमीनो एसिड की जो साइड चेन है उसका नेचर किस टाइप का है, इसके बेस पर भी हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो फर्स्ट इसमें कैटेगरी में आता है अमीनो एसिड हैविंग नॉन पोलर साइड चेन। ऐसे अमीनो एसिड जिसकी साइड चेन किस टाइप की होती है, नॉन पोलर। तो इसके लिए एग्जांपल है जैसे आपके पास एलानिन, नॉन पोलर होगी ना ये। मिथाइल ग्रुप क्या होता है, नॉन पोलर। तो एग्जाम्पल आ गया एलानिन। फिर आइसोल्यूसिन, पूरी की पूरी आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये भी क्या है कि नॉन पोलर साइड चेन है। फिर अपने पास सेकंड आता है पोलर साइड चेन है बट अनआयनाइज्ड फॉर्म में है। जैसे कि आपके पास ये एस्पाराजीन है, सिरिन है, नॉन पोलर तो है, ये क्या है, पोलर है बट अनआयनाइज्ड फॉर्म में है। और थर्ड कंडीशन में आएगा एसिडिक चेन वाले। इसमें देखिए आपके पास एसिड है, यहाँ पर भी एसिड है, तो ये आपकी कैटेगरी होगी अमीनो एसिड विद एसिडिक साइड चेन। नेक्स्ट हमारे पास आता है अमीनो एसिड विद बेसिक साइड चेन। तो यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, मैं लिख देती हूँ कि ये आपके पास ऐसे कंपाउंड है जिसमें क्या है, यहाँ पर आपका प्रेजेंट है अमीन ग्रुप। तो ये आपकी बेसिक साइड चेन हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं जो 20 अमीनो एसिड हैं उसके जनरल नाम क्या है, आपको ये याद भी रखने हैं। फर्स्ट इसमें अलानिन है, इसका एब्रीविएशन देख लीजिए, इसकी स्ट्रक्चर याद रखनी है आपको। सारे कंपाउंड जितने भी अमीनो एसिड दे रखे हैं इनकी, ये आपके एलानिन है, आर्जिनिन है, फिर आपके पास ये एस्पाराजीन है, फिर आपके पास एस्पार्टिक एसिड है, फिर आप देखोगे यहाँ पर सिस्टीन है, ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामाइन है, ग्लाइसिन है, हिस्टिडीन है। ऐसे ही नेक्स्ट अगर बात करते हैं आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, फिर लाइसिन, मिथ्योनाइन, फिनाइल एलानिन, प्रोलिन, सेरिन, थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन, वैलिन। ये सब के सब अमीनो एसिड हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ये सब के सब 20 अमीनो एसिड जो इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड हैं, अल्फा अमीनो एसिड के एग्जाम्पल हैं। ये आपको इनको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इसका नाम पता होना चाहिए और किस अमीनो एसिड को किस
एब्रीविएशन से लिखते हैं, ये सब भी आपको आना चाहिए। ओके, और जब आपने ये पूरी लिस्ट देखी, इस लिस्ट के अंदर जिस भी अमीनो एसिड के ऊपर ये स्टार मार्क होगा इस टाइप से, वो सारे अमीनो एसिड क्या हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। ये हमारी डाइट में हमें जब इंक्लूड करेंगे ना, तभी ये जो हमारी बॉडी के लिए अवेलेबल हो पाएंगे, अदरवाइज अपनी बॉडी इन अमीनो एसिड्स को सिंथेसाइज नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अमीनो एसिड की। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि जितने भी अमीनो एसिड हैं, जितने भी अमीनो एसिड हैं, सब के सब एल सीरीज के हैं। क्या है, एल सीरीज के, एल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपके जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसको रिलेट कर लेना, कार्बोहाइड्रेट जितने भी होते हैं ये सब के सब डी सीरीज में आते हैं, वैसे ही जितने भी अमीनो एसिड होंगे सब के सब लिवोज होते हैं, एल सीरीज के होते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसिडिक बेसिक बिहेवियर, एसिड बेस्ड बिहेवियर ऑफ अमीनो एसिड की। जो आपका अमीनो एसिड होता है ये एसिडिक और बेसिक दोनों तरीके से बिहेव करता है, वो हम डिस्कस करेंगे। अब हमने ये देख लिया कि जो आपका अमीनो एसिड है ज्यूट्राइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब हम इस ज्यूट्राइन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस ज्यूट्राइन में नेगेटिव चार्ज है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर, मीन्स कार्बोक्सिलेट आयन है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वही तो पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये कार्बोक्सिलेट आयन है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करता है तो इसकी वजह से क्या नेचर होगा इसका, बेसिक नेचर। तो बेसिक नेचर किसकी वजह से होगा, कार्बोक्सिलेट आयन की वजह से। और जो आपका अमोनियम आयन है इसके ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, ये H पॉजिटिव को लॉस करता है। जब H पॉजिटिव को लॉस करेगा तो किस टाइप का बिहेवियर शो करेगा, एसिडिक। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जो आपके ज्यूट्राइन फॉर्म तो है, लेकिन एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, ये सब हम यहाँ पर देख चुके हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो आपका अमीनो एसिड है, जब इसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो यहाँ पर एक तो आपका आएगा एसिडिक कांस्टेंट और दूसरा आएगा आपके पास बेसिक कांस्टेंट। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि एसिडिक कांस्टेंट और बेसिक कांस्टेंट होते क्या हैं। ठीक है, किस टाइप से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखिए, फर्स्टली हम फाइंड आउट करते हैं आपका एसिडिक कांस्टेंट। एसिडिक कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए जो आपकी ज्यूट्राइनिक फॉर्म थी उसको हमने वाटर में डिजोल्व किया। इसमें से एसिडिक कांस्टेंट एसिड की तरह बिहेव कौन करेगा भाई, ये वाला पार्ट करेगा। तो ये यहाँ से क्या करेगा, H पॉजिटिव को लॉस करेगा, लॉस करेगा तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हम इसके एसिडिक कांस्टेंट की बात करते हैं तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ऊपर हम लिखते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और नीचे हम लिखते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो ये आपकी हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्लस कंसंट्रेशन ऑफ दिस एनायन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ, क्या हो जाएगा ये, अमीनो एसिड। वाटर की कंसंट्रेशन नहीं लेकर चलें क्योंकि वाटर क्या प्रेजेंट है, एक्सेस में। ओके, नेक्स्ट अगर आपको इसका बेसिक कांस्टेंट लिखना हो, बेसिक कांस्टेंट करने के लिए हम वाटर से रिएक्शन कराएंगे। बेस किसकी वजह से, कार्बोक्सिलेट आयन की वजह से। तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन का एक्सेप्ट करेगा। जब ये बेस इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, साथ में लॉस होगा हाइड्रोक्साइड आयन का। तो जब हम इसकी बेसिक कांस्टेंट की बात करेंगे तो ये रेशियो यहाँ पर आ जाएगा, इस ये वाला जो आपका प्रोडक्ट बना था इसकी कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय दिस अमीनो एसिड की कंसंट्रेशन। अब आपको ये भी पता है कि जब हम बात करते हैं कॉन्जुगेट एसिड और बेस की, तो वहां पर जो आपका एसिडिक कांस्टेंट और जो आपका बेसिक कांस्टेंट होता है, फिजिकल केमिस्ट्री में आपने इसको पढ़ा होगा, वो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बराबर होता है। के ए प्रोडक्ट के बी इक्वल्स टू के डब्ल्यू क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपका प्रोडक्ट आया है के ए और के बी का, ये 1 इंटू 10 टू पावर माइनस के 14 होगा। क्या होगा, 1 इंटू 10 टू पावर माइनस के 14। ओके, तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। जब आपने एलानिन के लिए बात की, सॉरी ग्लाइसिन के लिए जब हम निकालते हैं इसकी वैल्यू, तो ये आपको मिलती है 6.30 6.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। ओके, अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम एग्जिस्टिंग इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन ऑफ अमीनो एसिड, और वी कैन से इफेक्ट ऑफ पीएच। पीएच का क्या इफेक्ट होगा, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब देखिए, जब आपने अमीनो एसिड जो कि ज्यूट्राइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता था उसको बेसिक मीडियम में डाल दिया है, तो बेस का काम तो क्या होगा, प्रोटॉन का अब्स्ट्रक्शन करना।
तो ये बेस क्या करेगा, प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्ट करेगा। कहाँ से करेगा, जो प्रोटॉन डोनेट कर पाएगा, और प्रोटॉन डोनर कौन है, अमोनियम, तो यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा, और जब का ज्यूटर आयन फॉर्म थी ये अनायनिक फॉर्म में आ जाएगी, किसमें, बेसिक कंडीशन में। अगर आप इसकी एसिडिक कंडीशन में डालते हो, इस जो आपका अमीनो एसिड की ज्यूटरायनिक फॉर्म थी, इसको एसिड में आपने डाल दिया, तो एसिड क्या करता है, H पॉजिटिव ये रिलीज करेगा, और ये कार्बोक्सिलेट आयन इसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये इस कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो कहने की बात ये है कि अगर आप बेसिक मीडियम में लेकर चलोगे तो आपको अनायनिक फॉर्म मिलेगी, जब आप एसिडिक फॉर्म में लेकर चलोगे तो आपको क्या दिखाई देगी, कैटायनिक फॉर्म, ज्यूटर आयन फॉर्म वहां पर आपको दिखाई नहीं देगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की। तो अब देखिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको पता है कि आपका अमीनो एसिड डाइपोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब आप इसको बेसिक कंडीशन में लेकर जाओगे तो आपको ये अनायन दिखाई देगा, जब आप इसको एसिडिक कंडीशन में लेकर जाओगे तो ये आपको कैटायनिक फॉर्म दिखाई देगा। तो अब हम बात करते हैं कि आइसोइलेक्ट्रिक पीएच क्या है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, पीएच क्या है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या पीएच क्या होगा, एट सम इंटरमीडिएट पीएच वैल्यू however the concentration of dipolar ion first is maximum and the concentration of cation and anion are minimum equal to each other. This pH is known as isoelectric pH, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी बोल सकते हो। तो देखिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या पीएच का क्या मतलब होगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच वैल्यू है जिसके ऊपर मैक्सिमम अमाउंट में आपका डाइपोलर जो आयन है वो एग्जिस्ट करता है, ना कि कैटायन और ना एनायन। दोनों इक्वल अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं बट स्मॉल अमाउंट में एग्जिस्ट करेंगे, मैक्सिमम अमाउंट में कौन एग्जिस्ट करेगा, डाइपोलर आयन, ज्यूटर आयन बोल सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की। ये कुछ डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए यहाँ पर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट दे रखा है, तो आपको ये याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको एक बार पढ़ के देख लेना कि किसका कितना होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, इस वर्ड को ब्रेक करो, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, और फोरेसिस मीन्स माइग्रेशन, मूवमेंट। अगर आपने आपका जो अमीनो एसिड था उस अमीनो एसिड को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अमीनो एसिड के मिक्सचर को रख दिया है, तो उसमें से डिफरेंट पीएच वैल्यू वाले, डिफरेंट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वाले अमीनो एसिड डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। दोबारा सुनिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सेपरेशन करते हैं और प्योरिफिकेशन करते हैं, किसका, अमीनो एसिड के मिक्सचर का। होगा क्या, जब आप अमीनो एसिड के मिक्सचर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसमें डिफरेंट आइसोइलेक्ट्रिक जो पॉइंट वाले अमीनो एसिड होंगे वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड के साथ मूवमेंट शो करेंगे, जिससे हम उसको सेपरेशन भी कर लेंगे और प्योरिफिकेशन भी कर लेंगे। तो ये हमारा फिनोमिना होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको करने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट भी सेटअप कर सकते हो, जैसे कि आपने लेना है एक स्ट्रिप ऑफ पेपर, आपको एक सुटेबल प्लास्टिक या सेलुलोज एसीटेट लेना होगा जो एक सॉलिड स्पॉट की तरह बिहेव करेगा, उसके पास आप सॉल्यूशन लेकर आओगे डिफरेंट अमीनो एसिड का, और उसके बाद आप उस स्ट्रिप के ऊपर इस जो आपका मिक्सचर था उस मिक्सचर को कैपिलरी की हेल्प से रख दोगे, लगा दोगे उसके ऊपर, और उसके बाद जो स्ट्रिप है उसको एक इलेक्ट्रोड्स के साथ कनेक्ट कर दोगे, तो आप लोग फाइंड आउट करोगे जिसमें से आपको डिफरेंट रिजल्ट दिखाई देंगे। वो रिजल्ट क्या होंगे वो देखिए। फर्स्ट जो इसमें कंक्लूजन जो निकल के आया वो ये होगा कि जो आपका अमीनो एसिड जिसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पीएच से बिलो था, आइसोइलेक्ट्रिक जो पॉइंट था वो बफर की पीएच से कम था, वो स्लोली माइग्रेट करते हैं। क्या करते हैं, स्लोली माइग्रेट करते हैं, और किधर माइग्रेट करेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के टुवर्ड्स। जिसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कम था वो स्लोली माइग्रेट करते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स के टुवर्ड्स, और इसलिए वो एग्जिस्ट करते हैं अनायनिक फॉर्म में। लेकिन अब वो अमीनो एसिड जिसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पीएच से, जो बफर हमने लिया था उस बफर की पीएच से ज्यादा था, वो सब नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे, और इसलिए वो एग्जिस्ट करेंगे कैटायनिक फॉर्म में। लेकिन कुछ अमीनो एसिड ऐसे भी होंगे जिसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट
बफर की पीएच के लगभग बराबर होगा, कोरेस्पॉन्डिंग होगा, तो वो कहीं भी मूव नहीं करेंगे बल्कि वो बीच में ही रह जाएंगे। इसलिए हम बोलेंगे कि उनके ऊपर कोई भी नेट चार्ज नहीं होता है। इसको आप एक डायग्राम से भी समझ सकते हो। डायग्राम देखिएगा, जैसे कि आपने क्या लिया, आपने एक मिक्सचर लिया है एस्पार्टिक एसिड का, एलानिन का और लाइसिन का। आपने मिक्सचर लिया किस किस का, जो नेगेटिव जो चार्ज है, वो नेगेटिव जो साइन है वो किसको दिखा रहा है, एस्पार्टिक एसिड का। जो डार्क है वो किसको दिखा रहा है, एलानिन का। और जो पॉजिटिव जो सिंबल है वो किसको दिखा रहा है, लाइसिन को। जब आपने इस स्ट्रिप के ऊपर आपने इन सब का एक मिक्सचर की ड्रॉप लगा रखी है, इलेक्ट्रोड के ऊपर आपने इसको रख दिया है, तो आप लोग देखोगे कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड एस्पार्टिक एसिड था वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चला गया है, और जो आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड लाइसिन जो था, जो कि बेसिक नेचर का होता है, वो नेगेटिव पोल की तरफ चला गया है। बल्कि जो आपका एलानिन था जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, वो बीच में ही रह गया, उसने मूव नहीं किया है। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस होती है, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं कि अल्फा अमीनो एसिड्स को हम बनाएंगे कैसे। तो इसमें फर्स्ट मेथड अपना है डायरेक्ट अमीनेशन ऑफ अल्फा हेलो एसिड्स। अल्फा हेलो एसिड्स के डायरेक्ट अमीनेशन क्या होगा, ये डायरेक्ट अमीनेशन से हम बना सकते हैं अमीनो एसिड को। तो देखिए, ये आपके पास अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी हम एक्सेस अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको पता है कि सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन होगी। क्लोरीन जो था वो अमोनिया से रिप्लेस होगा, साथ में प्रोटॉन भी अमोनिया से रिप्लेस होकर के अमोनियम आयन की फॉर्म में आएगा, जिसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो यहाँ पर जो आपका ये NH4 पॉजिटिव आया था ये हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पर हमने फॉर्मेशन की है एलानिन की। प्रोसेस का नाम क्या है, डायरेक्ट एमिनेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है, और इस मेथड का नाम क्या है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में हम जो आपका पोटेशियम थैलेमाइड होता है उसकी रिएक्शन करते हैं इथाइल क्लोरो एसिटेट के साथ। किसके साथ रिएक्शन करते हैं, इथाइल क्लोरो एसिटेट के साथ, किसकी, पोटेशियम थैलेमाइड के साथ। तो यहाँ से क्या होगा कि जो आपका पोटेशियम था ये क्लोरीन के साथ रिमूव होगा मिक्सचर से, और नाइट्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड बन जाएगा इस कार्बन के साथ। तो देख सकते हो ये आपका कंपाउंड आपको दिखाई देगा। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा और ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, जिससे आपको मिलेगा थैलिक एसिड, और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन आएगा, तो ये आपको मिल जाएगा एक अमीनो एसिड। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से भी हम अमीनो एसिड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है आपका थैली अमाइडो मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, जो आपका पोटेशियम थैलेमाइड था उसकी हम रिएक्शन करेंगे ब्रोमो मेलोनिक एस्टर के साथ, और यहाँ से अगेन पोटेशियम ब्रोमाइड की फॉर्म में निकल जाएगा KBr की फॉर्म में, और यहाँ पर जो कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा, डायरेक्ट आपको इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना देना है कुछ इस टाइप से, ये ब्रोमीन यहाँ से निकाल दोगे। ठीक है, तो ये कंपाउंड आपको मिलेगा जिसका हम बेसिक मीडियम में रिएक्शन करेंगे तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, बेस यहाँ से इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन नहीं आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इस नेगेटिव चार्ज का आप अटैक करोगे, सॉरी ये बेंजाइल कार्बन के ऊपर, और यहाँ से क्लोरीन को निकाल दोगे। फिर आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस में बॉन्ड ब्रेक करेगा, फिर HCl से रिमूवल करोगे तो ये जो आपका एस्टर था वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। हीट करोगे तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकल जाएगा, जिससे आपको ये फिनाइल एलेनाइन जो अमीनो एसिड है ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है फॉर्मेशन का वो है स्ट्रक्चर सिंथेसिस। स्ट्रक्चर सिंथेसिस देखिए, जो अमीनो एसिड के प्रिपरेशन है ये सब आपको बाय नेम इसकी रिएक्शंस याद रखनी है कि कौन सी नेम से किस में हम कौन सा रिएजेंट लेकर चलते हैं और कौन सा अमीनो एसिड की फॉर्मेशन होती है। ये आपको डायरेक्ट नाम से ही रिएक्शन पूछी जाएंगे एग्जाम में, कैसे कि स्ट्रक्चर सिंथेसिस क्या होता है, इसे हम कैसे अमीनो एसिड को बना सकते हैं, या फिर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चर सिंथेसिस, इस टाइप से रिएक्शन आपके आ सकती हैं। तो स्ट्रक्चर सिंथेसिस करने के लिए हम अमोनियम क्लोराइड का पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, जिससे फर्स्टली आपका अमोनिया यहाँ से लिबरेट होगा। जो अमोनिया लिबरेट हुआ है वो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा। किस टाइप से रिएक्शन होगा कि नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बन पर अटैक करेगा, और जो डबल बॉन्ड होता है वो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज लेकर जाएगा, जिससे आपको ये एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ से आप H और OH वाटर निकाल दोगे, जिससे आपको इमीन मिलेगा, जिसके ऊपर आप साइनाइड का अटैक दिखाओगे। साइनाइड का अटैक होगा कार्बन के ऊपर और नाइट्रोजन के ऊपर आएगा
नेगेटिव चार्ज, अब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ से ये जो नेगेटिव चार्ज था H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, और जैसे ही H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा अमीनो नाइट्रेट। जब आपके पास साइनाइड आ चुका है तो आप इसका कर दोगे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस से जो आपका साइनाइड होगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये हमारा था स्ट्रेकर्स सिंथेसिस फॉर सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड। नेक्स्ट हमारा मेथड है जिसका नाम है अर्लन-मेयर एजोलेक्टिन सिंथेसिस। अर्लन-मेयर मेथड के नाम से ये अपना सिंथेसिस है। इसके अंदर हम बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करते हैं हिपोयूरिक एसिड के साथ, और यहाँ पर एक कंडेंसेशन टाइप की रिएक्शन होगी जिसमें आपको एक 5 मेंबर्ड रिंग मिलेगी। इसका हम डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करेंगे तो जो ये एस्टर ग्रुप था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। जैसे ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा तो हम इसकी रिएक्शन कर देंगे सोडियम मरकरी के साथ। सोडियम मरकरी का काम होगा रिडक्शन करना, और किसका रिडक्शन करेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। अब हम इसका कर देंगे हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस करने से जो आपका ये एसिटाइलेटेड ग्रुप था यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा जिससे बनेगा यहाँ पर NH2। तो ये हमने यहाँ पर फिनाइल एलेनाइन को बनाया है अर्लन-मेयर मेथड की हेल्प से। तो आपको ये अर्लन-मेयर मेथड भी कर लेना है कि किस टाइप से हम यहाँ से बना सकते हैं आपका अमीनो एसिड। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अमीनो एसिड के सिंथेसिस के लिए। तो कर्टियस रिएक्शन में हम मेलोनिक एस्टर की स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से याद भी होगी। इसको हमने ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स में डिस्कस किया था। जब हम मेलोनिक एस्टर के बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेस आपको पता है कि यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके नेगेटिव चार्ज लाएगा। उस नेगेटिव चार्ज को हम अल्काइल पार्ट पे अटैक करवाते हैं, हैलाइड को यहाँ से रिमूव करते हैं, जिससे आपको ये अल्काइलेटेड जो मेलोनिक एस्टर है ये मिलेगा। हाइड्रोलिसिस कर देंगे, एक ही मोल लिया है तो दोनों में से कोई एक आपका एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोलाइज होगा। फिर हमने यूज किया है हाइड्राजीन का, तो हाइड्राजीन से जो आपका एस्टर था ये कन्वर्ट हो जाएगा सेमी कार्बाजाइड में, जिसका हम नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो ये कन्वर्ट होगा अजाइड के अंदर। किसमें कन्वर्ट होगा, अजाइड में, जो कि आपका N3 होता है। इसका हम फर्दर रीअरेंजमेंट कराएंगे। कर्टियस रीअरेंजमेंट यहाँ पर होगी। देखिए ऊपर कर्टियस रीअरेंजमेंट नहीं हुई है, अजाइड का जो ये कन्वर्जन है यही क्या है, कर्टियस रीअरेंजमेंट। कर्टियस रीअरेंजमेंट हम करेंगे। कर्टियस रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, जस्ट आपको ये कंपाउंड ध्यान में रख लेना है किस टाइप का कंपाउंड यहाँ पर बनता है। फिर आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करेगा जिससे आपको मिलेगा अल्फा अमीनो एसिड। तो ये हमारा था कर्टियस रीअरेंजमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड। नेक्स्ट मेथड है हाइड्रेंटोइन सिंथेसिस। हाइड्रेंटोइन सिंथेसिस में हम इंडोल 3 एल्डिहाइड की रिएक्शन करते हैं हाइड्रेंटोइन कंपाउंड के साथ, जिससे आपको मिलेगा एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट। और अब जो आपको एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिला है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट यहाँ से H2 और O निकल के मिलेगा आपको। ये जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिला है इसका हम रिडक्शन कर देंगे सोडियम मरकरी के साथ और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको मिलेगा ट्रिप्टोफेन। तो ट्रिप्टोफेन बनाने के लिए हमारे पास बेस्ट मेथड क्या होगा, हाइड्रेंटोइन सिंथेसिस। ठीक है, तो ये कुछ हमने मैकेनिज्म पढ़े, सिंथेसिस पढ़े हैं कि किस टाइप से हम अमीनो एसिड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। 8th मेथड है हमारा डायरप्स्की सिंथेसिस। इसमें अगेन हम एल्डिहाइड की रिएक्शन करेंगे एस्टर और साइनाइड वाले कंपाउंड के साथ। तो यहाँ से आपका H2 ऑक्सीजन निकल जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा जिसका हम रिडक्शन करेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा जिसका हम हाइड्रोजनेशन करेंगे, रिडक्शन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। फिर आप इसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओगे, हाइड्रोजन से करते ही आपको पता है सेमी कार्बाजाइड आपको मिलेगा, जिसकी आप नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराओगे तो किसमें कन्वर्ट होगा, ये अजाइड में। लास्ट वाली रिएक्शन है बिल्कुल सेम। अब इसका कर्टियस रीअरेंजमेंट करा दोगे, फिर आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ से जो ये नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा और आपको क्या मिल जाएगा, अमीनो एसिड। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम्स एंड हाइड्रोजन्स ऑफ कीटो एसिड्स। ऑक्साइम की और आप रिएक्शन कराओगे हाइड्रोजन्स की। तो ऑक्साइम बनाने के लिए हमने एस्टर लिया, उसके अल्काइल नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराई और यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन की, ऑक्साइम की। मैकेनिज्म बिल्कुल सेम रहेगा। मैकेनिज्म में क्या होगा, ये नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ और वाटर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है,
फिर आप इसका फर्दर कर दोगे रिडक्शन, तो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड था वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। फिर आप हाइड्रोलिसिस करोगे जिससे आपका जो एस्टर था वो किस में हाइड्रोलाइज हो जाएगा, एसिड में। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एक अमीनो एसिड। तो ये हमारे कुछ मेथड थे सिंथेसिस के। लास्ट मेथड है इसमें कूप सिंथेसिस। कूप सिंथेसिस में आप अल्फा कीटो एसिड की रिएक्शन कराते हो अमीनो एसिड से, और उसके बाद आप इसका रिडक्शन करते हो। रिडक्शन करने के बाद जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो क्या होगा, अल्फा अमीनो एसिड। रिएक्शन क्या होगी भाई, देखिए अमोनिया को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो यहाँ से O और NH2 निकाल दीजिए, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन डायरेक्ट बनेगा, जिसका हम रिडक्शन करेंगे तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। तो ये हमारा मेथड का नाम क्या है, कूप सिंथेसिस। दिस इज योर कूप सिंथेसिस। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो जो आपका अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जब आप इसको हाई टेम्परेचर पर हीट करते हो, हाई टेम्परेचर पर हीट करते हो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, और सोल्यूबल होते हैं पोलर सोलवेंट में। किस में सोल्यूबल होते हैं, पोलर सोलवेंट में, जैसे कि वाटर लाइक जो सोलवेंट होते हैं उसमें सोल्यूबल होते हैं, नॉन पोलर सोलवेंट में सोल्यूबल नहीं होते हैं, ठीक है। नॉन पोलर सोलवेंट में सोल्यूबल नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स की। बट केमिकल प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आपको केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पढ़ना है। आपको अमीनो एसिड में सिर्फ इतना ही पढ़ना था कि अमीनो एसिड होते क्या हैं, कैसे हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, क्या क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, कितने अमीनो एसिड हैं, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पेप्टाइड्स क्या होते हैं, और उसे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स क्या होता है, और उसके बाद आपका सिलेबस हो जाएगा खत्म।